कहाँ पर थे यार हम, हाँ ठीक है। तो इसमें 0.0529 बाय एन लॉग के सी, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो रहा? 529 होता है, 591 होता है? 591 0.0591 बाय एन, कर लोगे यहाँ से? हाँ सर। आ जाएगा। वैल्यूज पुट करना, एन का वैल्यू 2 रखना, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इसलिए। इसके बाद बोलो D6 के अलावा। सर D3 एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा बोल रहा है? D3 सर। D3 which graph प्लस ई सेल एज फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन होता है। अच्छा ग्राफ दे रखा है दो, है ना? हमको बोला है क्या, एक्स एक्सिस पर तो है इनकी कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पर है ये, तो ग्राफ क्या होगा? अबे यार देखो, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन कितना होगा यहाँ पर 2 log 10 concentration of zinc 2 प्लस अपॉन concentration of Ag प्लस का स्क्वायर ना, ठीक है? अब देखो ये वाली चीज कहाँ दी है, ये वाली चीज कहाँ दी है, y एक्सिस पर, तो इसको y मान लो, y इक्वल टू ये c मान लो माइनस इसको m मान लो और इसको x मान लो, y इक्वल टू c माइनस एम एक्स, ऐसा कुछ इक्वेशन बना है। हाँ सर। तो बस अब इसमें देख ले, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ आएगा जिसमें c है ना, c नॉट सेल है जो कि पॉजिटिव है, तो स्लोप तो आना चाहिए क्या, स्लोप तो नेगेटिव और इंटरसेप्ट c आना चाहिए पॉजिटिव, और लाइन का इक्वेशन होगा। अब देख कौन सा ग्राफ आएगा। सेकंड वाला कर आ सकते रहा है। हो? हाँ तो बस हो जाएगा। और बताओ, और कोई डाउट है? नहीं है डाउट? चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने गैल्वेनिक सेल तक पूरा पढ़ लिया था, कॉन्सेंट्रेशन सेल और डेल्टा जी एच और डेल्टा एस का वैल्यू निकाला था, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, तो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? तो देखो हम लोग बोलते हैं इट इज द डिकम्पोजिशन, it is the decomposition of an electrolyte of an electrolyte in molten state or in aqueous state। मोल्टेन स्टेट का मतलब समझते हो और एक्वस स्टेट का मतलब समझते हो? हाँ सर। क्या होता है? मोल्टेन स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड के बीच का। जैसे मान लो हमने लिखा कहीं पर NaCl लिक्विड और एक जगह लिखा मैंने NaCl एक्वस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक्वस मतलब सर उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन में होगा, और लिक्विड मतलब सर प्योर लिक्विड है NaCl। हाँ, एक्वस का मतलब है NaCl का वाटर के साथ सॉल्यूशन है, और NaCl लिक्विड का मतलब है NaCl सॉलिड को मैंने मेल्ट करके उसका प्योर लिक्विड बनाया है।
तो ये लिक्विड वाला वो होता है, वो तो मोल्टन होता है, और एक्वस का मतलब तो समझती है वाटर के साथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट by the electrical energy। कोई बाहर से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से क्या होगा, हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। ये तो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। एंड आगे लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस takes place in a cell called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है एक्सटर्नल एनर्जी देकर हमारे जो भी हमारा एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट है उसको डिकम्पोज करना, और ये जिस कंटेनर में जिस सेल में होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो बड़ा ही सिंपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में बस एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। तो इसके लिए क्या है, हमने अंदर सॉल्यूशन भरा है और ऊपर इसमें रॉड लगा दिए ना दो, एक रॉड तो मान लो ये है, एक रॉड मान लो ये है ना, दोनों दिखने में बराबर है, मेरे वाले थोड़े बड़े छोटे हो गए बट मान के चलो दोनों बराबर है। जो इधर वाला रॉड है ये क्या है, ये एनोड है, इधर वाला रॉड ये कैथोड है, ठीक है। ये कैथोड है, वो एनोड है, और अंदर सॉल्यूशन फिल है ना। तो कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे, एनायन एनोड की तरफ जाएंगे, क्यों? क्योंकि कैटायन है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड उनको अट्रैक्ट सॉरी कैथोड उनको अट्रैक्ट करेगा, किसको? कैटायंस को। और एनायंस को अट्रैक्ट कौन करेगा? एनोड। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि एनायन पर पॉजिटिव, एनायन पर नेगेटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एनायन एनोड की तरफ जाएंगे और कैथाइड कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, पहली चीज इसमें क्या होता है, here terminals are reversed in sign, here terminals are reversed in sign। बाकी सारी चीजें गैल्वेनिक सेल जैसी ही है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर रिडक्शन होता है, यहाँ पर भी कैथोड पर रिडक्शन ही होगा, बट वहां पर क्या होता था, गैल्वेनिक सेल में एनोड की पोलैरिटी नेगेटिव होती थी और कैथोड की पोलैरिटी पॉजिटिव होती थी। यहाँ पर उल्टा है, बस एनोड की पोलैरिटी और कैथोड की पोलैरिटी चेंज हो गई और कुछ नहीं। अब रिएक्शन की बात करें, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, होगा तो ऑक्सीडेशन, होगा तो ऑक्सीडेशन, और एनोड पर गया कौन है, एनोड पर कौन गया था? Cl माइनस। Cl माइनस। तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बना देगा, हाफ Cl2 गैस। रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूं इसलिए हाफ Cl2 लिखा है, प्लस इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम लोग बात करें एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, Na प्लस गया है तो उसका रिडक्शन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन था उसी इलेक्ट्रॉन को लेकर ये Na
सॉलिड बना देगा, सोडियम सॉलिड, ठीक है। अब नेट रिएक्शन अगर मैं लिखूं, ये जो रिएक्शन लिख रहा हूं अगर इसका मैं नेट रिएक्शन लिखूं कि नेट रिएक्शन क्या होगा, तो नेट रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, कैसा, Na+, दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहा हूँ सिंपली और कुछ नहीं, Cl-, उससे क्या मिलेगा, Na सॉलिड और हाफ Cl2 गैस। मुझे बताओ जो ये नेट रिएक्शन हुआ ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है? बोलो, ये रिएक्शन जो नेट लिखा है अपने आप हो रहा है या इसको कोई करवा रहा है? सर करवा रहा है। इस रिएक्शन को हम एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से करवा रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये कैसा रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। जो नेट सेल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इसको हम बैटरी की हेल्प से करवा रहे हैं। चलिए अब हम लोग एक चीज बोलते हैं क्या, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब मैं बॉक्स बना के लिख देता हूं ताकि हमें याद रहे, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, हम लोग लिखते हैं क्या एक बॉक्स बनाते हैं, छोटा सा बॉक्स और 3 कॉलम, 1 3, ठीक है। हम लोग लिखते हैं एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन। एनोड की पोलैरिटी कैसी होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसके अंदर पॉजिटिव होती है और कैथोड में नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखो हम लोग, हमारा आगे करना क्या है हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो 2 चीजें देखनी है फ्यूचर में, क्या, एक तो Cl-, मैंने NaCl, मोल्टन NaCl का एग्जांपल लिया था कि Cl- है तो एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड एंड कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। हमेशा ऐसा ही होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्यों, क्योंकि कैटायन पर नेगेटिव चार्ज है, एनोड की पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो कैटायन एनायन एनोड की तरफ जाएंगे, कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना क्या, कि जो हमारे एनायन होंगे, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो मेरे एनायंस होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, और जो मेरे कैटायंस होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे, कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे। C4 कैटायन, C4 कैथोड, A4 एनायन, A4 एनोड, ठीक है। तो एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। अब हमने 2 चीजें पता लगानी है, क्या, कि पहली चीज, अगर एक या एक से ज्यादा कैटायन और एनायन हो तो कौन सा कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेगा और कौन सा एनायन एनोड की तरफ मूव करेगा। पहली चीज तो हमें ये पता लगानी है कि मूव करेगा कौन। दूसरी चीज, अगर मूव कर गया ये हमें पता चल गया, तो कोई मूव करेगा तो कितना डिपॉजिट होगा कैटायन या एनायन पर जाकर। अब जैसे सोडियम प्लस जाकर कैथोड पर सोडियम सॉलिड के फॉर्म में गया तो डिपॉजिट हुआ ना कुछ, तो कितना डिपॉजिट होगा और कौन डिपॉजिट होगा, ये 2 चीजों के बारे में पता लगाना है हमें। तो सबसे पहले तो हम पता लगाते हैं कि डिपॉजिट कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है मेरा क्या, सबसे फर्स्ट थिंग इज क्वालिटेटिव, क्वाली नहीं क्वांटी, क्वांटिटी पता लगाना है तो क्वांटिटेटिव। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले हम करते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, कि हम क्वांटिटी पता लगाते हैं कि भैया जो डिपॉजिट हो रहा है वो कितना डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वांटिटी पता लगाते हैं, तो उसके लिए हमें 2 लॉ पढ़ने, एक्चुअल में लॉ तो एक ही है पर दूसरा लॉ जबरदस्ती बना दिया फैराडे ने, फैराडे के 2 लॉ पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे जी ने हमें बताया था
कि जो डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, वो कैसे पता लगाएंगे, वो हमें फैराडे ने बताया था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बड़ा ही सिंपल लॉ है फैराडे का। तो इसने क्या बोला, फैराडे ने बोला द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained at cathode or anode is directly proportional to the quantity of charge supplied by battery। क्या बोला फैराडे ने? फैराडे ने बोला कि हम ठीक है, कोई ना कोई तो आकर कैथोड या एनोड पर डिपॉजिट होगा। तो कैथोड या एनोड पर जो भी चीज डिपॉजिट होती है उसका अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज सप्लाई हुआ है बैटरी से। बैटरी से जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई होगा उतना ही ज्यादा मेरा प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा, उसका अमाउंट उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है मतलब उसका जो वेट है वो बैटरी का जो चार्ज होगा मतलब क्यू उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज बोली फैराडे ने। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट आता हमारा जेड। कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड। जेड इंटू क्यू। तो चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? करंट इंटू टाइम लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर किसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे Q का मतलब तो है चार्ज, I का मतलब है करंट, T का मतलब है टाइम, Z एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो, Z के बारे में भी बात करेंगे अभी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और W क्या है? मास डिपॉजिटेड, जो मास डिपॉजिट होगा उसके बारे में बात करें। तो हमें एक तो ये फार्मूला याद रखना है, W इक्वल टू ZIT। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब Z का एक बेसिक सा डेफिनेशन में लिख देता हूं जो बड़ा ही बेसिक है कि Z का मतलब क्या होता है। क्या बोलते हैं हम लोग? Z of a substance is defined as mass of product obtained when 1 coulomb charge is passed into इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सिंपल बोला W इक्वल टू जेड इंटू क्यू होता है। अब इसने बोला Q का वैल्यू 1 रख दो, तो जितना मास डिपॉजिट होगा वो Z के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक डेफिनेशन थी जिसका ज्यादा कोई रोल नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं हम लोग? देखो नोट डाल के मैं एक पॉइंट लिखवाता हूँ ना, अच्छा पॉइंट है, समझ में थोड़ा नहीं आएगा बट फिर भी समझा देंगे हम लोग लिखते हैं क्या? 1 फैराडे के बारे में सुना है? 1 फैराडे कितना होता है? 96,500 कूलम्स। इतना। ठीक है, अब 1 फैराडे का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन होता है 1 फैराडे डेफिनेशन सुनना, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये होता है ना 1 फैराडे का मतलब। हाँ
1 Faraday of electricity is the quantity of electricity is the quantity of electricity which produce mass of substance equal to its equivalent weight. ये डेफिनेशन है मेरा 1 फेराडे का। मतलब क्या है? 1 फेराडे का डेफिनेशन है कि किसी भी सब्सटेंस में अगर 1 फेराडे का मास तुम फ्लो करवा दो ना, तो उससे उतना ही मास डिपॉजिट होगा जितना उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? क्या नाम सुना है कभी इक्विवेलेंट वेट का? मैंने बताया होगा तुम्हें कभी ना कभी इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ये क्या होता है? मेरा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को। एग्जांपल नंबर 1, मैंने Ag प्लस लिया 1 मोल, उसमें मैंने करंट पास किया इलेक्ट्रॉन। कितना करंट पास किया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का करंट पास किया। तो हमें क्या मिला? Ag सॉलिड। ये कितना मिलेगा? ये भी 1 मोल मिलेगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज के इक्वल हो गया? बताओ, बोलो बोलो बोलो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे के इक्वल हो गया ना? हाँ सर। अब Ag प्लस में 1 फेराडे का चार्ज पास किया, तो जो ये अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, कितना अमाउंट होना चाहिए? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इतना ही होना चाहिए ना? हाँ। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag में निकालता हूं। एक्चुअल में इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag कितना होता है? इसका मोलर मास वो होता है 108 अपॉन Ag का वैलेंसी फैक्टर कितना है यहाँ पर? बताओ, Ag का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1, क्योंकि Ag प्लस 1 में है तो उसका वैलेंसी फैक्टर है 1। तो यहां से उसका इक्विवेलेंट वेट आया 108 ग्राम। और हमें Ag कितना मिला है? 1 मोल मिला है Ag। डिपॉजिट कितना हुआ Ag? 1 मोल। तो क्या इक्विवेलेंट वेट के इक्वल डिपॉजिट हो गया Ag मेरा? हाँ। तो यहां से मेरी डेफिनेशन प्रूव हो गई कि अगर 1 मोल का 1 फैराडे करंट पास करता हूं तो हमेशा कितना चार्ज डिपॉजिट, कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। एक दो एग्जांपल से और मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास कॉपर 2 प्लस है, उसमें तुमने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो तुम्हें मिलेगा कॉपर सॉलिड। तो कॉपर 2 प्लस अगर तुमने 1 मोल लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल। 2। और ये मिलेगा कितना? 1 मोल। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने फेराडे हुआ? 2। 2 फेराडे। तो 2 फेराडे के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 मोल कॉपर मिल रहा है। तो हमें तो 1 फेराडे की डेफिनेशन चाहिए, तो 1 फेराडे के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना मोल कॉपर मिलेगा? 1/2। हाफ मोल कॉपर, जो कि एक्चुअल में उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही यही है कि इक्विवेलेंट वेट के इक्वल ही आता है 1 फेराडे से। अब इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो कॉपर का मोलर मास डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी वेक्टर कितना है? 2। तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय 2, मतलब एक्चुअल में वो हाफ मोल का वेट आ गया। बोलो। हाँ। तो यहां से भी मेरा डेफिनेशन प्रूव हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मान लो एल्यूमिनियम 3 प्लस है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो हमें क्या मिला? एल्यूमिनियम सॉलिड। तो एल्यूमिनियम 3 प्लस कितना है? मान लो 1 मोल। तो इलेक्ट्रॉन कितना लेना पड़ेगा? 3 मोल। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फेराडे, और इससे मिलेगा कितना? 1 मोल। तो 3 फेराडे से कितना मोल मिला है? 1 मोल एल्यूमिनियम मिला है। तो 1 फेराडे से कितना मिलेगा? 1/3।
1/3 मोल एल्यूमिनियम, मतलब एक्चुअल में 1 फैराडे से उसके इक्विवेलेंट वेट के मास वेट मिलना चाहिए। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम निकालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम वो कितना आएगा, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कितना है 3, तो ये 1/3 मोल आ गया। 1/3 मोल के इक्वल होता है ना, मोलर मास बाय 3 मतलब मोल का 1/3 हो गया। हाँ सर। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया। तो देखो 1 फैराडे का डेफिनेशन याद रखना। 1 फैराडे का मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर 1 फैराडे का करंट पास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो हमेशा उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट ही डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो ये 1 फैराडे का डेफिनेशन आया। अब ये डेफिनेशन क्यों बताया मैंने, वो इसलिए बताया है कि हम लोग देखो ऐसा बोलते हैं क्या कि अगर किसी में से 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम चार्ज पास किया, तो उसका कितना वेट डिपॉजिट होगा, उसका इक्विवेलेंट वेट जितना होता है, इक्विवेलेंट वेट जितना होता है उतना ग्राम वेट डिपॉजिट होगा। अगर 1 फैराडे का चार्ज पास किया है तो मतलब उसको मैं ई ग्राम लिख देता हूँ, है ना, इक्विवेलेंट वेट मतलब ई ग्राम। Z का डेफिनेशन था, Z का डेफिनेशन था Z ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज प्रोड्यूस मास व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास। तो फैराडे का डेफिनेशन था वो लिख दिया। अगर 1 कूलम चार्ज पास करते तो जितना मास डिपॉजिट होता है वो किसके इक्वल होता है, Z के। तो अगर मैं 1 कूलम चार्ज पास करता हूं तो ये कितना आएगा, E/96500 ग्राम, ये आएगा, इतना मास डिपॉजिट होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ E/96500 ये किसके इक्वल है, ये Z के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमारा नया फॉर्मूला आ गया जो ज्यादा यूजफुल है। फॉर्मूला देखो, हमने लिखा था W = Z × I × T। तो यहाँ से फॉर्मूला नया बनाया क्या, W = E/96500 × I × T। ये सारी बातें मैंने फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ही करी है। अब इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकता हूं मैं, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू I × T और नीचे 96500। ठीक है, ये मेरा वेट डिपॉजिट आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखें, एक्चुअल में फॉर्मूले तो तीनों ही याद रखें, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले का कभी भी जरूरत पड़ सकता है ना। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ, कि जो मास मेरा डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका क्या क्या मीनिंग है वो सारा मीनिंग मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, फैराडेज सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ फैराडे हो गया, सेकंड लॉ तो कुछ खास नहीं है, फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट लॉ से ही सेकंड लॉ बना दिया था फैराडे ने। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ हमारा नाम है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड लॉ में तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट था, बट सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ से ही डिराइव कर सकते हैं हम लोग, उसके जैसा ही मिलता जुलता है ना। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया इसको नाम ही सेकंड लॉ क्यों दिया गया। तो फर्स्ट लॉ से ही डिराइव हुआ है तो ठीक है, उतने में खत्म कर देना चाहिए था, बट फिर भी लिखते हैं हम लोग। अब बड़े लोग बातें बोल के गए तो पढ़नी तो पड़ेगी। हम लोग लिखते हैं क्या, व्हेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ when equal quantity of electricity is supplied into different electrolytes, then मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं ना, then ratio of the mass क्या लिखेंगे, then the ratio of the mass
of product deposited is equal to the ratio of their, क्या आना चाहिए तुम सोच के बताओ। ये ऊपर देखो 3 फॉर्मूले, इनको सोच के मुझे बताओ क्या आना चाहिए कि अगर इक्वल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है तो उनके मास का रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए, किस रेशियो में आना चाहिए। Equivalent weight. क्या? Equivalent weight. यस, देन रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। तो देखो हमारा जो बेसिक फंडा था वो क्या था, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। अब Q सेम है तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें Q सेम फ्लो फॉलो किया तो उनके जो मास का रेशियो आएगा W अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 आ जाएगा। या फिर Z को हम लिख सकते हैं E अपॉन 96500, तो Z की जगह E अपॉन 96500 रख दो तो 96500 कैंसिल हो जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तुम्हें लगा कि अलग लॉ दिया, कुछ सेम था सब कुछ अलग हुआ ही नहीं इसमें, इसको सेकंड लॉ नाम दे दिया। ठीक है, तो हम बोलते हैं दो अलग अलग अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं, मतलब चार्ज सेम है, तो उनका जो मास डिपॉजिट होगा उनके इक्विवेलेंट वाट्स के रेशियो में आएगा, या फिर Z के रेशियो में भी हम लोग बोल सकते हैं। समझ आती है इतनी बात? हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब मैं तुम्हें देता हूँ क्वेश्चंस करने को, है ना। मुझे शायद आइडिया होगा, तुम्हें इक्विवेलेंट वैलेंसी वेक्टर निकालना तो आता होगा, अगर नहीं भी आता तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग सीख लेंगे, है ना। क्वेश्चन सर क्या एक है? बार है ना सर लॉ, क्या बताऊं? जैसे ऊपर का पार्ट दिखाइए थोड़ा सा बस। हाँ सर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट, सिंपल क्वेश्चन है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ Faradays required to carry out the following। मतलब फैराडे में कितना चार्ज हमें चाहिए होगा इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, है ना। कौन कौन सी रिएक्शन है मैं लिख देता हूँ। एक रिएक्शन है एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम सॉलिड बन रहा है। एल्यूमिनियम 3+ कितना है? 13.5 ग्राम, है ना। सेकेंड रिएक्शन है 20 ग्राम SO3 है कन्वर्टेड इनटू SO3 2 माइनस एक्वस, तो कितना फैराडे चाहिए होगा। थर्ड है मेरा नाइट्रोबेंजीन है ना, नाइट्रोबेंजीन है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एनिलीन में। नाइट्रोबेंजीन कितना है? 12.3 ग्राम, तो कितना फैराडे रिक्वायर्ड होगा। फोर्थ है मीथेन को कन्वर्ट कर रहे हैं CO2 में, 4 ग्राम मीथेन को कन्वर्ट कर रहे हैं CO2 में, तो कितना फैराडे रिक्वायर्ड होगा। करिए भाई। फर्स्ट वाले का 3/2। ठीक है, सेकंड वाले का सेकंड वाले का 1/2। रॉन्ग है। हाँ सही है, सही है, 1/2 सही है, सही।
अच्छा एक चीज और मेरी सुन लो, बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। क्या था यार वो, हाँ जैसे W इक्वल टू जेड आई टी दे रखा है ना, जैसे W इक्वल टू जेड आई टी दे रखा है, या फिर W इक्वल टू ई अपॉन 96500 इंटू आई इंटू 2t दे रखा है। तो यहाँ पर ये E किसका लेना है, या फिर मोलर मास, नीचे वाले बॉक्स में सबसे लास्ट वाले बॉक्स में मोलर मास लिखा है, ये मोलर मास किसका लेना है? तो किसका लेना है ये मोलर मास या फिर E? बताओ। प्रोडक्ट का। जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, जैसे एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम सॉलिड जा रहा है, तो डिपॉजिट एल्यूमिनियम सॉलिड हो रहा है, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसी का ही ई होता है, उसी का ही मोलर मास होता है। इस बात को ध्यान रखना, जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसका लेते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया क्या? बोलो। हाँ चलिए देखो हम लोग करते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व। सॉल्यूशन फर्स्ट वाले में देखो क्या बोला है, एल्यूमिनियम 3+ है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम सॉलिड में, इतना पता है। अब ये कितना है, ये 13.5 ग्राम है, मतलब इसके मोल्स तो निकालो पहले, मोल्स कितने आएंगे, मोल्स आएंगे 13.5 डिवाइडेड बाय 27, मतलब 0.5 मोल। तो अगर एल्यूमिनियम 3+ के 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 0.5 मोल के लिए कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3/2। 3/2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 3/2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने फैराडे हो गया, 3/2 फैराडे। बोलो। हाँ। तो आंसर आ गया 3/2, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 2। सेकंड में क्या बोला है, SO3 को कन्वर्ट करना है किसमें, SO3 2- में। तो SO3 जब SO3 2- में गया होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे इसने? 2। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तभी तो SO3 2- में जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसका मोल है कितना वो कैलकुलेट कर लो पहले, ये कितना है 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब मोल निकालोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 80, मतलब 0.25 मोल आएंगे। तो इसके लिए कितना चाहिए, 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 0.25 के लिए 0.25 इंटू 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब समझे। हाँ सर। अब थर्ड वाले में देखो सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें थोड़ा अलग है केस। इसमें देखो कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में। NO2 किसमें कन्वर्ट हो गया, NH2 में, ठीक है, रिड्यूस हो गया, इसने ऑक्सीजन हटाए और हाइड्रोजन गेन किए, तो ऑब्वियसली रिड्यूस हुआ है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए ही होंगे। तो कैसे रिड्यूस हुआ होगा, तो देखो बेंजीन बेंजीन वाला केस तो सेम है, NO2 से NH2 में कन्वर्ट हुआ है। अगर NO2 को मैं यहाँ पर आयन की फॉर्म में बनाना चाहूं तो कौन सा आयन बनेगा NO2? 2-। NO2-, क्यों? क्योंकि यहाँ NO2 एक कार्बन से बॉन्डेड था,
अब कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए NO2 माइनस हो गया। अब NO2 माइनस किस में कन्वर्ट हुआ? अगेन NH2 माइनस। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है, +3। यही है, वैलेंसी वेक्टर निकालने का तरीका बता रहा हूं। और यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है, -3। तो +3 से -3 कैसे गया होगा ये? 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके, +3 से -3 गया है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेनिंग हुआ होगा, बोलो। हाँ सर। तो हमारे देखो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने इतनी मशक्कत करी है, तो सिंपल हमारे पास ऐसा आ गया कि भैया ये कुछ हुआ होगा। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल NO2 नाइट्रोबेंजीन के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब नाइट्रोबेंजीन है कितना? ये है 12.3 ग्राम। मतलब 12.3 ग्राम का मतलब 0.1 मोल। फैराडे कितना चाहिए? 0.1 इंटू 6 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 0.6 फैराडे करंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 4। अब देखो हमारे को मीथेन को किस में कन्वर्ट करना है? CO2 में। तो यहाँ पर देखो ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन को लूज कर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। यहाँ पे तुम अच्छे से देखोगे तो कार्बन -4 में है, और यहाँ पर तुम देखोगे तो कार्बन कितने में आ गया? +4 में आ गया। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे? 8। तो ये इक्वेशन आएगी CH4 से CO2 +8 इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोडक्ट साइड में आएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए है ना। तो कितने फैराडे का करंट निकलेगा यहाँ से, है ना। तो देखो ये कितना दे रखा है, ये 4 ग्राम दे रखा है, मतलब 1/4 मतलब 0.25 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आएंगे 2 फैराडे। 2 फैराडे का करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगा, हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा, इस वाले केस में प्रोड्यूस होगा। समझे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालने, रिएक्शन दे रखी होगी तो। हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं करने को। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर deposited. Calculate the mass of copper deposited in 1 hour from a solution of copper sulfate if a current of 1 ampere is passed through the solution। बताइए।
हुआ क्या? बोलो, हो जाना चाहिए अभी तक तो। बताओ भाई। 114.3 kg. केजी, केजी में डिपॉजिट करवा दिया तुमने। देखो W इज, तुमने आंसर तो सही निकाला है आई थिंक, बस तुम्हारे आंसर में केजी की जगह ग्राम आएगा। इतना ज्यादा इलेक्ट्रोड पर इतना ज्यादा कुछ डिपॉजिट हो गया तो इलेक्ट्रोड ही टूट जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगी। देखो यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ में है, तो कॉपर 2+ ही क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन कहाँ पर होगी, ये वाली रिएक्शन होगी कैथोड पर, क्योंकि कैटायन है ना, वो कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। चलिए अब हमने वेट निकालना है। वेट का फॉर्मूला क्या पड़ा है, E/96500 इंटू I इंटू टी, इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर। इसका मोलर मास 63.5 अपॉन वैलेंसी वेक्टर कितना है कॉपर का, 2. 2 इंटू 96500। I करंट कितना है 1 एम्पियर, टाइम 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व करने पर कितना ग्राम आया, 1.184. 1.184। ठीक है, जो भी आएगा इसको सॉल्व करने पर इतना ग्राम आएगा, समझे? चलिए अब देखो, एक मैं नोट डाल के एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, उसमें हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं कैथोड और एनोड पर वाटर की। ठीक है, वाटर का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, वाटर का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, वो रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं सबसे पहले एनोड रिएक्शन, वाटर का रिएक्शन ऑफ वाटर एट एनोड। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ वाटर एट एनोड। एनोड पर वाटर का क्या होगा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, Oxidation. ऑक्सीडेशन। होगा। तो रिएक्शन याद रखना है हमें, वाटर का रिएक्शन ऑक्सीडेशन का, वाटर 4H+ में चला जाता है ऑक्सीडाइज होकर, 4H+ एक्वस, H2O लिक्विड है, प्लस O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे अगर मैं रिएक्शन ऑफ वाटर एट कैथोड लिखूं, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा वाटर का, ये दोनों रिएक्शन याद रखें एकदम, कि वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो रिएक्शन क्या होता है, वाटर का अगर रिडक्शन होता है तो रिएक्शन क्या होता है, कैथोड और एनोड पर। ठीक है, तो एनोड पर वाटर का रिडक्शन होगा, तो 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी, और ये बनाता है क्या, H2 गैस प्लस 2OH माइनस एक्वस, ऐसा। ठीक है,
तो जब वाटर का रिडक्शन होता है तो H2 गैस रिलीज होती है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो O2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो H प्लस आयंस वो रिलीज करता है, और जब वाटर का रिडक्शन होता है तो OH माइनस वो रिलीज करता है, ठीक है। चलिए अब इस पे बेसिक में क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ certain amount of electricity is passed, a certain amount of electricity is passed through water and H2 gas is liberated at cathode। ऑब्वियसली कैथोड पर ही H2 गैस लिबरेट होगी। एट कैथोड and volume of gas at STP is 50 ml, ठीक है। Find the volume of O2 gas released at anode at STP। ये क्वेश्चन है। रिएक्शन ऊपर मैंने नोट की फॉर्म में लिखवा दी जो हमें याद रखनी है। अब बोला है H2 गैस रिलीज होती है कैथोड पर जिसका वॉल्यूम है 50 ml एट STP, तो सेम हमारा वॉल्यूम होगा O2 गैस का STP पर एनोड पर कितना होगा, ये पता लगाना है। क्वेश्चन ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब ये है कि अगर आता होगा तो एक लाइन में हो जाएगा, नहीं आता होगा तो फिर करोगे थोड़ा दिमाग लगा के। और देखो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा एक चीज याद रखें, वो चीज गैल्वेनिक सेल में भी एप्लीकेबल थी और वो चीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एप्लीकेबल है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स 100 ml, कैथोड पर कितना 100 ml, नहीं 100 ml नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, जितने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो क्या होता है, कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। सेम ऐसा ही गैल्वेनिक सेल में भी होता था। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर प्रोड्यूस होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन कैथोड पर एब्जॉर्ब होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल में भी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी, मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए रिएक्शन में, ठीक है। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए रिएक्शन में। जैसे मान लो मेरा जो रिएक्शन हुआ एट एनोड, वो क्या हुआ, मेरा रिएक्शन हुआ एट एनोड, वो क्या हुआ,
ये रहा 2H2O liquid gives 4H plus O2 gas plus 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मेरा जो रिएक्शन हुआ एट कैथोड, वो क्या हुआ? कैथोड पर रिएक्शन ये रहा 2H2O liquid plus 2 electron gives H2 gas plus 2OH minus aqueous। क्या दोनों तरफ एनोड और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स बराबर है? जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर प्रोड्यूस हुए उतने कैथोड पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं? नहीं। तो हमने क्या करना पड़ेगा? पहले इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने पड़ेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2 गैस प्लस 4OH माइनस एक्वस। ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ। ठीक है, अभी मेरा बराबर है ना? तो मैं देखो अब दोनों से देखो क्या मैं बोल सकता हूं। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो बात ध्यान से सुनना मेरी, अगर मैं बोलता हूं मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, मैं बोलता हूं क्या मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस अगर x मोल है, ठीक है, तो मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस कितने होंगे? x/2 x/2 क्यों होंगे? डबल होंगे ना, 2x 2x मोल्स। क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ O2 है, यहाँ पर 2H2 है, दोनों में करंट सेम पास हुआ है, तो अगर O2 का x मोल प्रोड्यूस हुआ है तो H2 का 2x मोल प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है एसटीपी पर, वॉल्यूम एट एसटीपी वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय 22.4 मोल्स इनटू 22.4, ऐसा बोल सकता हूं ना? हाँ सर। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकता हूं, एक चीज और देखो, ये तो लंबा तरीका हो गया, या फिर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं एट एसटीपी जो वॉल्यूम का रेशो होगा वही मोल्स का रेशो होगा, क्योंकि 22.4 का ही तो डिफरेंस है, बस वो तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ। तो ऊपर तो मैं H के लिए लिख रहा हूं H2 के लिए, नीचे में O2 के लिए लिख रहा हूं, है ना? H2 का वॉल्यूम कितना लिखा था मैंने? 50 ml। ठीक है, O2 का वॉल्यूम मुझे पता नहीं, V2 ml है। मोल्स कितने थे H2 के और इसके X, तो V2 का वैल्यू कितना आ गया? 25 ml। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेरा क्या था? कॉन्सेप्ट में बस यही सिखाना चाह रहा था, हमेशा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस बात का ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन्स या जितना चार्ज एनोड पर यूज किया है उतना ही चार्ज कैथोड पर यूज करना, तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जितना चार्ज एनोड पर यूज किया है उतना ही चार्ज कैथोड पर यूज करना। समझ गए? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट थिंग इज, पहला तो हमने पढ़ लिया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब हमको ये पता लगाना था इलेक्ट्रोलिसिस में या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि पहली चीज कि कौन डिपॉजिट होता है, अगर बहुत सारे कैटायन और बहुत सारे एनायन हो तो कौन डिपॉजिट होता है, दूसरी चीज जो डिपॉजिट होता है उसका अमाउंट कितना है। तो सबसे पहले तो हमने अमाउंट पता लगाया था कि जो डिपॉजिट होता है उसका अमाउंट क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि डिपॉजिट जो होगा वो कौन होगा। ठीक है, कौन डिपॉजिट होगा ये तो पता चले। सबसे पहले हमने पढ़ा था, देखो क्या सबसे पहले पढ़ा था, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। पहला था क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी पता लगाई थी, अब ये पता लगाएंगे कौन डिपॉजिट हो रहा है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटेटिव। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम पता लगाएंगे भैया डिपॉजिट हो रहा है तो कौन हो रहा है। ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम बोलते हैं फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution, है ना, aqueous solution of electrolyte,
for electrolysis of aqueous solution of electrolyte, there will be two more species. There will be two more species present in a solution which can compete at cathode और एनोड. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? पहले तो इस लाइन का मतलब बताओ. टू मोर स्पीशीज क्यों बोला मैंने एक्वस सॉल्यूशन के लिए? बोलो. मैंने ऐसा क्यों बोला? फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखना था, बीच में ऑफ लिखना भूल गया. ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देयर विल बी टू मोर स्पीशीज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन व्हिच कैन compete. देखो इसका मतलब ये है कि क्वालिटेटिव एस्टिमेशन की जरूरत तब पड़ती है जब कंपटीशन हो. लाइक मैंने बोला मेरे पास NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन है, तो उसमें एक ही टाइप का एनायन है, कौन? क्लोराइड आयन. एक ही टाइप का कैटायन है, कौन? Na+ आयन. ठीक है, तो उसी का जो Na+ आयन है वही एनोड की तरफ भागेगा, जो Na+ आयन है वही कैथोड की तरफ भागेगा क्योंकि वो अकेला है, कोई कंपटीशन नहीं है. और जो Cl- आयन है वही एनोड की तरफ भागेगा क्योंकि वो अकेला है, कोई कंपटीशन नहीं है मोल्टन में. बट एक्वस में कंपटीशन है. कंपटीशन क्या है कि जो कैटायन होते हैं वो कैथोड की तरफ भागते हैं और उनका रिडक्शन होता है, और जो एनायन होते हैं वो एनोड की तरफ भागते हैं, उनका रिडक्शन होता है. ठीक है, बट कंपटीशन किसका है? एक्वस सॉल्यूशन में इनके साथ एक वाटर भी है, तो वाटर भी कैथोड और एनोड पर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है. ये नोट में हमने पढ़ा था. तो वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा या फिर जो हमारा कैटायन एनायन है उनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा. यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, तो हम लोग वही बात के बारे में बात करेंगे कि भैया किसका होगा और किसका नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फॉर कैथोड. कैथोड पर कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो देखो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन. तो हम बोलते हैं क्या? हायर द SRP और RP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर will be the preference at cathode. तो देखो हम जैसे मान लो दो लोग जाते हैं ना, एनाइन जाते हैं एनोड की तरफ, कैटायन जाते हैं कैथोड की तरफ. जिसका अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही रिड्यूस होगा. तो सपोज करो दो तरह के कैटायन है ना, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, और उसमें सपोज करो दो तरह के कैटायन है, एक तो कॉपर 2+ है और एक लिथियम प्लस है. तो बताओ दोनों में से कौन रिड्यूस होगा पहले, कॉपर 2+ या लिथियम प्लस? कॉपर पहले कॉपर रिड्यूस होगा. 2+. कॉपर 2+ रिड्यूस होगा क्योंकि हमारा वो नीचे आता है रिडक्शन सीरीज में, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा बेटर है, तो वो रिड्यूस होगा. ठीक है, और वाटर वाले केस में भी. तो सबसे सिंपल फंडा क्या है, हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए. जिसका अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही रिड्यूस होगा, और उस सीरीज में वाटर भी है हमारे पास. वाटर कहाँ है? तो देखो हमने कौन से लेक्चर में पढ़ाया था तुम्हें? सर वाटर का लिथियम से ज्यादा है. नहीं वो सब तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार जनरल आइडिया. आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लेक्चर सेकंड में पढ़ा दिया होगा यार, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, भूल जाता हूँ मैं भी. सर शायद नहीं तो 2 में था. थर्ड लेक्चर में है ना? थर्ड लेक्चर में, रुको मैं देखता हूँ. थर्ड लेक्चर में था ना? हाँ थर्ड लेक्चर में मैंने पढ़ाया था. तो देखो वाटर के ऊपर कौन है, वाटर वाला केस याद रखना जरूरी है.
क्योंकि जनरली एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ कंपटीशन देखना पड़ता है जनरली, बाकी याद तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होना ही चाहिए। तो देखो हमारा वाटर ये रहा, मान लो वाटर ये रहा, वाटर रिड्यूस होता है और H2 गैस देता है और OH माइनस आयन देता है, ऐसा मैंने लिखा था। वाटर से ऊपर कौन है, वाटर से ऊपर देखो कौन है, वाटर से ऊपर S ब्लॉक वाले सारे लोग हैं, इसके अलावा एक एल्यूमिनियम 3+ है ना। वाटर से ऊपर ये लोग हैं कौन, S ब्लॉक वाले सारे और एल्यूमिनियम 3+, वही लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब लोग। हाँ सर। और बाकी लोग वाटर से नीचे हैं, वो नीचे वालों को भूल जाओ अभी। तो अगर मान लो लिथियम प्लस और वाटर दोनों हो तो कौन रिड्यूस होगा, वाटर। वाटर रिड्यूस होगा, ठीक है। लिथियम प्लस और वाटर हो तो वाटर रिड्यूस होगा। अगर मान लो कॉपर 2+ और वाटर हो तो कौन रिड्यूस होगा, कॉपर। कॉपर रिड्यूस होगा, ठीक है। तो कैथोड के लिए हमारे को पता चल गया। एनोड के लिए, एनोड थोड़ा अलग है, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें याद रखना है। तो देखो एनोड पर बात करते हैं। तो एनोड के लिए हमारे पास क्या है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में इसको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, if the electrode is of active metal, मतलब इनर्ट नहीं होना चाहिए, is of active metal, then oxidation of metal takes place। मतलब एनोड पर है तो ऑक्सीडेशन ही होगा ना। तो अगर मान लो, जैसे मान लो मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो सिंपल कुछ नहीं सोचना, जिसका इलेक्ट्रोड है जिस मेटल का, उस मेटल का हमें ऑक्सीडेशन करवा देना है बस। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में याद रखना। सबसे पहले हमें ये देखना है। सेकंड, इफ ऑक्सीडेशन ऑफ anion is possible, if oxidation of anion is possible, then this will undergo oxidation। देखो पहला पॉइंट था, अगर एक्टिव मेटल का है तो उसका ऑक्सीडेशन करवा दो। अगर वो एक्टिव मेटल नहीं है तो सेकंड पॉइंट पर आएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन अगर पॉसिबल है तो उसका ऑक्सीडेशन करवाओ। जैसे मान लो दो एनायन है, एक मान लो Cl- है, एक मान लो NO3- है, इन दोनों में से कौन से एनायन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, देखो हम बोलते हैं कि Cl- का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, NO3- का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल, बट इसमें बोलते हैं नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है, क्या होगा ही नहीं, नहीं हो तो जाएगा, दुनिया भर का करंट दोगे तो हो जाएगा, नॉर्मल करंट से नहीं होगा। तो नॉर्मल करंट की बात करें। अब कोई मुझे बोल सकता है NO3- का ऑक्सीडेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, बताओ। उसमें पहले से ऑक्सीजन है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो मेरा नाइट्रोजन है वो ऑलरेडी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। अब +5 से ऊपर कहाँ ले जाओगे भैया, +5 नाइट्रोजन Cl- पहले से ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम कि अगर इनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है हो करो। पॉइंट पर आओ, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज, तो इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो
ऑक्सीडेशन की जो टेंडेंसी है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी वो क्या हो रही है? इंक्रीजिंग। बढ़ रही है ना। तो अगर कहीं पर कंपटीशन आ जाए कि भैया Br माइनस और I माइनस में ऑक्सीडाइज करवाना है, तो किसको करवाओगे? आई I माइनस को, ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस, एडवांस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, पूरा चैप्टर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर के साथ फंसा के इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कैथोड के लिए देखो सिंपल था क्या कि एसआरपी का डेटा देख लो या रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा देख लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा वो कैथोड पर चला जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। एनोड पर क्या है, 3 प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने लिखा है, उनको याद रखो। सबसे पहले देखो एक्टिव मेटल है या नहीं, एक्टिव मेटल है तो उसका करवा दो, अगर वो भी नहीं है तो एनाइन देखो, एनाइन ऑक्सीडाइज हो सकता है नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो उसका करवा दो, अगर वो भी नहीं हो सकता तो सबसे लास्ट केस वाटर, वाटर का करवा दो। और एक मैंने ये ऑर्डर लिखा है, इसको भी याद रखो। अब एक क्वेश्चन देता हूँ ना, क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन determine the product of electrolysis at cathode and anode। कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट क्या होंगे? एक मैं टेबल बना रहा हूँ ना, टेबल क्या है, हाँ टेबल बनाया, टेबल में 4 कॉलम बनाता हूँ। तो मेरा एक्वस सॉल्यूशन किसका है, क्वेश्चन का ही पार्ट है ना। इलेक्ट्रोड कौन, तो मैं बताना है क्या, कैथोड पर कौन जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा। एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट तुम्हें डिसाइड करने। पहले वाले में जो एक्वस सॉल्यूशन है वो NaCl का है, सारे एक्वस से ध्यान रखना। दूसरे वाले में Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। तीसरे वाले में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। चौथे वाले में कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। लास्ट वाले में अगेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कौन कौन से, पीटी 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 पीटी, और इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट क्या होंगे ये बताओ। सारे एक्वस सॉल्यूशन है, जल्दी से बता दो, अगर ये बता दिया तो समझ जाऊंगा तुम्हें आ गया है। सर कैथोड में Cl होगा पहले वाले में। सारा सारा कर दे पहले, फिर बता मेरे को। हाँ सर। सर एक बार ऊपर वाला पेज दिखाएंगे क्या? हाँ सर, थैंक यू। पहले कैथोड में सर Cl आएगा, एनोड में Na आएगा, सेकेंड वाले में सर सोडियम ही आएगा एनोड में। रुक जा मेरे को देख ले यार थोड़ी है। हाँ बोलता जा, कैथोड क्या बोल रहा है पहले? पहले केस में कैथोड सर क्लोरीन होगा। कैथोड पर क्लोरीन होगा, अच्छा अबे ढंग से पढ़। एनायन सॉरी। एनोड पर जाते हैं, कैटायन कैथोड पे जाते हैं। हाँ सर। अब बोल। हाँ तो फिर सर कैथोड में सोडियम। रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है। थोड़ा दिमाग लगा और आराम से सोच और फिर कर।
नेक्स्ट क्लास कब है तुम्हारा? सर 6:30 को है, फिजिक्स से। 6:30 को है इसके बाद? हाँ सर। ठीक है। हो गया क्या यार? हो जाना चाहिए अब तक तो। हाँ सर। सर कैथोड में Na डिपॉजिट होगा। चलो मैं बताता हूँ, है ना? या फिर जिसको सही पता है वही बताए। अब देखो कंपटीशन हम लोग सोच सोच के करें, है ना, ऐसे मन से कुछ भी ना करें। अब कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन किसका होगा? या तो Na+ का या वाटर का। कंपटीशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो देखो मैंने लिखवाया है H2O से ऊपर सिर्फ H ब्लॉक और एल्यूमिनियम 3+ ही है। तो जो ऊपर वाले होते हैं उनका नहीं होता ना रिडक्शन, तो नीचे वाले का होता है। तो Na+ H ब्लॉक से है, तो रिडक्शन किसका होगा? वाटर का या Na+ का? वाटर। 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 वाटर रिड्यूस होकर क्या प्रोडक्ट देता है? OH- और H2 गैस। तो OH- तो सॉल्यूशन में चला जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा H2 गैस। ठीक है, सेम। अभी वापस सिर्फ कैथोड के प्रोडक्ट्स की बात हो रही है ना। अब Na2SO4 है, तो अगेन Na+ आयन और वाटर में कंपटीशन है, कौन जाएगा? वाटर। वाटर। प्रोडक्ट मिला H2 गैस। ठीक है, हम डिसाइड कर रहे हैं कौन जाएगा। अब कॉपर 2+ और वाटर है कैथोड के लिए, कौन जाएगा? कॉपर। 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 तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। वापस अगेन कॉपर 2+ और वाटर है, कौन जाएगा? कॉपर। 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 अगेन कॉपर 2+ और वाटर है, कौन जाएगा? कॉपर। 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 कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कहां पर? एनोड पर, सॉरी कैथोड पर, है ना। अब एनोड की बात करते हैं। एनोड में देखो मैंने बोला था फर्स्ट पॉइंट, प्रायोरिटी ऑर्डर वाले पॉइंट वापस रिवाइज कर लो। अगर सबसे पहले मेटल है तो उसको कराओ, वो नहीं है तो एनाइन अगर हो सकता है तो उसको कराओ, थर्ड अदरवाइज वाटर। तो स्टार्टिंग के 4 केस में तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है ही नहीं, सारे प्लेटिनम 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 प्लेटिनम, सारे के सारे कौन है? सभी के सभी कौन है? इनर्ट इलेक्ट्रॉन। इनर्ट। तो हम एनाइन को देखेंगे, एनाइन अगर ऑक्सीडाइज हो सकता है तो करवा देंगे। क्या Cl- ऑक्सीडाइज हो सकता है? हाँ। तो क्या देगा? Cl2 गैस। अब सल्फेट है, सेकंड और थर्ड में सल्फेट आयन है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है पर सेकंड और थर्ड में सल्फेट आयन है। क्या सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं। 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 क्योंकि सल्फर +6 में। तो किसको देखेंगे? अब वाटर को। वाटर। वाटर को ऑक्सीडाइज करवा दो। वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा? O2 गैस। O2 गैस। O2 गैस। यहाँ पर भी क्या मिलेगा? O2 गैस, क्योंकि दोनों में ही सल्फेट है। लास्ट वाले में देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है बट एनाइन मेरा क्लोराइड आयन है, क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है? हाँ। तो क्या मिलेगा? Cl2 गैस। अब सबसे लास्ट वाले में देखो इलेक्ट्रोड किसका है? कॉपर का। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या होगा? सर रिएक्ट करेगा। ठीक है ना। चलिए इस वाले पॉइंट के लिए मैं इस वाले लास्ट वाले के लिए एक पॉइंट लिख रहा हूं ना, ध्यान देना। एनोड पर कॉपर वाला जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने बोला था क्या, अगर एक्टिव मेटल हो तो उसी को लिखो प्रोडक्ट में। हम लोग मिलते हैं क्या? मास ऑफ कॉपर remains mass of copper remains conserved। इसका मतलब क्या है कि देखो कैथोड पर क्या हुआ है, कैथोड पर कॉपर 2+ कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हुआ है। इसका मतलब समझो, देखो लास्ट वाले केस में दोनों पर ही कॉपर कॉपर, इसका मतलब क्या है कि एट कैथोड, कैथोड पर क्या हुआ है कि जो मेरा कॉपर 2+ था वो कॉपर की फॉर्म में कंजर्व हो गया। सॉल्यूशन से कॉपर 2+ उठ उठ के किसमें जा रहा था?
कैथोड के इलेक्ट्रोड पर और कॉपर की फॉर्म में कंजर्व हो रहा था। और एनोड पर क्या हो रहा था, एनोड पर जो मेरा कॉपर रॉड था वो श्रिंक हो रहा था, कॉपर रॉड मेरा श्रिंक हो रहा था और कॉपर 2+ में जा रहा था। तो जो कॉपर 2+ वाला सॉल्यूशन में जो जा रहा है वही कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एनोड में। तो मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है, कॉपर एनोड से कॉपर निकल निकल के कहां डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे। कैथोड पे। तो एनोड वाला कॉपर रॉड श्रिंक होता जा रहा है, वो कैथोड पर कलेक्ट होता जा रहा है, कैथोड पर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो ओवरऑल जो मास ऑफ कॉपर है वो कंजर्व है, वो कहीं नहीं जा रहा, बस एनोड से उड़कर कैथोड पर जा रहा है बस। ये चीज मैं बता रहा था, समझे इतना। हाँ सर। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं। अब देखो कभी क्वेश्चन के अंदर कभी अगर इलेक्ट्रोड का जिक्र ना किया हो कि इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो कौन सा मानेंगे, प्लैटिनम। तब हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड मानना है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड हमें मानना है। एक क्वेश्चन में देता हूं तुम्हें करने को, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो। इन एन, अच्छा क्वेश्चन है, इन एन aqueous solution, in an aqueous solution of कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। 0.1 m और 1 लीटर प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशन की, 0.1 m मोलैरिटी है और 1 लीटर का सॉल्यूशन है। 0.5 फैराडे of charge is supplied, 0.5 Faraday of charge is supplied. Find amount of product, of electrolysis obtained at cathode and anode। तो ये देखो ये दोनों का मिक्सचर है, इसमें हमने पहले ये पता लगाना है कि कौन ऑब्टेंड होगा और जो भी ऑब्टेंड होगा वो कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो, बताओ मुझे क्या होने वाला है।
देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ तुम्हें। इस क्वेश्चन से भी तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं एनोड पर, सॉरी कैथोड पर। कैथोड पर हमेशा बात करेंगे। सबसे पहले कैथोड पर कौन जाएगा सबसे पहले रिड्यूस होने के लिए? copper, कॉपर 2+ जाएगा। कॉपर 2+ जाएगा सबसे पहले रिड्यूस होने के लिए, और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, कॉपर 2+ आयन का मोल कितना है? 2.1, मोलैरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो m इंटू वी से मोल निकाल सकते हैं, तो इसका मोल आ गया 0.1 मोल। तो 0.1 मोल रिड्यूस होने के लिए ये कितना चाहिए? 0.2 मोल, मतलब 0.2 फैराडे चाहिए ना। तो ये कितना मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा 0.1 मोल। इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। क्या मेरा सारा चार्ज खत्म हो गया? बताओ। 0.3 बचा है। 0.3 फैराडे अभी भी बचा है, क्योंकि 0.5 फैराडे था ना। तो अब पहली प्रायोरिटी में तो कॉपर रिड्यूस हो गया, अब दूसरी प्रायोरिटी में कौन रिड्यूस होगा? H2O, वाटर। कौन हो? वाटर रिड्यूस होगा ना। अब सेकंड नंबर एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर का नंबर आएगा। वाटर का रिडक्शन का इक्वेशन लिख दो पहले तो। 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस प्लस 2OH माइनस एक्वस। अब देखो ये कितना है, ये है 0.3 फैराडे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन मेरा 0.3 फैराडे है। वाटर तो बहुत सारा आएगा एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन वाटर बहुत सारा होगा। तो 2 मोल से 1 मोल H2 गैस बनता है, तो 0.3 फैराडे से कितना बनेगा? 0.15 मोल। और OH माइनस एक्वस कितना मिलेगा? 0.3 मोल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 OH माइनस, तो 0.3 फैराडे से 0.3 मोल। इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। अब एनोड की बात करते हैं। एनोड पर कौन क्या करेगा? तो देखो, कॉपर सल्फेट है और इनर्ट इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ नहीं बोला है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? अब कौन वाटर। होगा? वाटर। तो वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिख लो। 2H2O gives O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज है? वो है 0.5 फैराडे। तो H प्लस कितना मिलेगा? 4 इलेक्ट्रॉन से 4 H प्लस मिलता था, तो 0.5 फैराडे से कितना मिलेगा? 3.5, अब H2 गैस की बात करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन से एक H2 गैस, तो 0.5 से 1/4 इंटू 1/4 इंटू दिस, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं कितना? इसको लिख सकता हूं 1/8। 1/8 लिखना है क्या? चलो इसको 1/8 लिखो। 1/8 भी नहीं यार, पूरा लिखते हैं। 1/8 को क्या लिख सकते हैं? और पॉइंट में क्या लिख सकते हैं 1/8 को? 1 ऐसा 1.25 0.125 मोल्स, ठीक है। अब देखो एक चीज हमारे पास इसमें होती है कि हमारे सॉल्यूशन में जितना OH माइनस भी सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हुआ और H प्लस आयन भी सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हुआ। तो देखो ये स्टेप जनरली बच्चे करना भूल जाते हैं कि H प्लस आयन भी सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हुआ, OH माइनस आयन भी सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हुआ, तो दोनों रिएक्शन करके फिर से वाटर बना लेते हैं, मतलब वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। कैसे? कि H प्लस आयन प्रोड्यूस कितना हुआ? H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ 0.5 मोल। OH माइनस आयन प्रोड्यूस कितना हुआ? 3 मोल्स। तो ये तो कितना बच जाएगा? 0.2, 0.1 बचेगा।
0.2 मोल्स बच जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा, और जो वाटर बन गया उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, वाटर बन गया बस, है ना। तो अल्टीमेटली मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो मेरा सॉल्यूशन एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ? एसिडिक हुआ, क्योंकि H+ मिला। कभी कभी हमसे 4 ऑप्शन में भी पूछ लिया जाता है कि सॉल्यूशन कैसा बना, एसिडिक या बेसिक, तो हम बता सकते हैं कि भैया एसिडिक हुआ। अब हम लोग बात करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या है? सबसे पहले तो मोल्स ऑफ कॉपर सॉलिड। कॉपर डिपॉजिट हुआ था, कितना मोल हुआ? 0.1 मोल। 0.1 मोल। सेकंड, मोल ऑफ H2 गैस, कितना हुआ मोल ऑफ H2 गैस? 0.15, ये दिख रहा होगा तुम्हें, मोल ऑफ H2 गैस 0.15। थर्ड है मोल ऑफ O2 गैस। मोल ऑफ O2 गैस कितना आया? 0.125। लास्ट में मोल ऑफ H+ आयन भी लिख दो, वो कितना आया? 0.2 मोल्स। तो ये मेरे प्रोडक्ट हुए। समझ में आया? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो। हाँ सर। देखो वापस से ध्यान से पढ़ना, इलेक्ट्रोलिसिस में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ो और समझो, है ना। हमारा होमवर्क क्या है? होमवर्क है सेक्शन डी तक कर लिया ना हमने, तो सेक्शन ई हुआ ना उसके आगे? डी हो गया सर। तो ई हुआ ना फिर उसके आगे? तो ई से करना है। हाँ, ई से ई तक कर लो। और एक पार्ट 3 तो होता ही नहीं ना इसमें, चलो इतना ही कर लो, बहुत है ना। और पढ़ के आना यार वापस से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो इसको पढ़ो, रिवाइज करो। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल है